वो खुद किसी शहर में या कुओं पे या गांव से बाहर कहीं पे अच्छी हवेली में, बढ़िया कोठी में, वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनको वोट देके और अपना प्रतिनिधि चुना, वो लोग आज भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। देखिए, आज के दिन अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको पैसा चाहिए, लोगों को दारू पिलानी पड़ेगी, या फिर लोगों के लिए पर्सनल तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि आप सिर्फ पैसे से कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें कहाँ तक मायने रखती हैं? और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर नहीं? ऐसा इनको विरोध झेलना पड़ेगा हर गांव में जा जाके। जिन्होंने 5 साल इस एरिया का प्रतिनिधित्व करा है, इनको हर गांव में जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर हमने गलती होगी, हम इस क्षेत्र में आ गए, तो जनता बहुत समझदार हो गई है, तो वो लोग ही बता पाएंगे इसकी भाई मिली भगत है या कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसकी वजह से सरकार के खजाने से जो पैसा निकला है वो जहाँ पर पहुँचना चाहिए था वहाँ पर ना पहुँच के कई लोगों की जेबों में जा रहा है। 5 साल, या नेता की ही बात कर लेते, किसी भी नेता की 5 साल वो काम नहीं करते, लेकिन लास्ट दौर पे आकर के जब उनको पता लगता है कि अब इलेक्शन नज़दीक है, तो वो कुछ काम करके दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वोट बैंक बना रहे या बनता रहे, आगे भी बन जाए उनके लिए। तो क्या जनता भारत की इतनी कमज़ोर, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो है कि चीज़ों को वो भूल जाती है कि पीछे इसने क्या किया था, या एकदम से किस लिए ऐसा कुछ हो रहा है? अरशद के तो इतने काम है अमित भाई कि जिनको गिनते गिनते और जनता सुबह से शाम हो जाए, इतना काम करवा सकता है एक पार्षद। आज तक रैजिंगला जो है उसका नाम जब आता है तो पूरे विश्व के 250 देशों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे करके, और मतलब इतनी छोटी सी एक सेना की टुकड़ी ने और पूरी की पूरी चीन की सेना को ध्वस्त कर दिया था। सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इतने पराक्रमी हमारे यहाँ से सैनिक होते हैं, तो हम अपना हक मांग रहे हैं, जायज़ हक मांग रहे हैं, उसमें तो सब। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। चर्चा राजनीतिक भी होगी और गैर राजनीतिक भी, क्योंकि बात जब एक क्षेत्र के नेतृत्व की आती है तो वहाँ पे सिर्फ नेतृत्व नाम का नहीं होना चाहिए, काम का भी होना चाहिए। तो आज उसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश कुमार यादव जी, जो कि पोल स्टार स्कूल के चेयरपर्सन हैं, और उसके साथ साथ अब की बार ये वार्ड नंबर 1 जिला परिषद रेवाड़ी के अंदर चुनाव लड़ने वाले हैं। आइए इनसे हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से काम होते हैं, या फिर एक राजनीतिक जो आदमी होता है उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्या सिर्फ उसके लिए अपना सब कुछ मायने रखता है, या फिर जो एरिया है, जो इलाका है, जो उसका क्षेत्र है जहाँ से वो बार बार चुनाव लड़ता है, क्या उसके भी कोई मायने होते हैं, या फिर उसका भी कुछ विकास की तरफ देखने के लिए कुछ बचता है, या फिर वो करना चाहता है। आइए इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपसे आज राजनीति से हट के भी कुछ सवाल होंगे, तो आप ये बताएं कि एक क्षेत्र की जो सबसे पहली आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं? देखिए अमित भाई, सबसे मेन जो चीज़ है किसी भी एरिया की, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है विकास। आप कहीं पर भी चल जाइए, अगर एरिया का विकास नहीं है तो प्रतिनिधि बनाया नहीं बनाया एक बराबर है। तो विकास के ऊपर ही सारा काम होता है, विकास के ऊपर ही सारी चर्चा होती है, विकास के ऊपर ही अगले इलेक्शन की भूमिका तय होती है। तो विकास के आगे, विकास के पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकास। इसी के ऊपर पूरी राजनीति होती है। जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 से लेकर आज तक सारी की सारी कहानी सिर्फ विकास के ऊपर चल रही है। जी सर, अगर हम किसी एक छोटी सी गांव की ही बात कर लें, चलिए पहले अगर किसी गांव की हम बात करते हैं तो आदर्श गांव ज़रूर लिखे होते हैं उनके ऊपर, लेकिन रियल में आदर्श क्या होता है, क्या होना चाहिए गांव के अंदर? देखिए अमित भाई, अब हम उस देश में नहीं रहते जिस देश को सांप और बिच्छुओं का देश कहा जाता था, जिस देश को आज हम एक मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं। जी, इतिहास बहुत कुछ हमें सिखा के गया है। उस सब से सीख लेते हुए आज भारत देश के दुनिया के चुनिंदा देशों में अग्रणी है। उसके हिसाब से हम आज भी देखें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मूलभूत सुविधाएं जो है हमारी, अभी भी बहुत हम पीछे उनमें। चाहे वो आप छोटी से छोटी पानी की समस्या लगा लीजिए, जो पीने की स्वच्छ पानी की, चाहे वो अच्छे रोडों की
समस्या लगा लीजिए, चाहे वो आप गंदे पानी की निकासी की समस्या लगा लीजिए, तो ऐसी बहुत सारी जैसे CCTV कैमरा की लगा लीजिए। तो समस्याएं तो इतनी हैं कि गिनाते गिनाते शायद पन्ने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे नेता आज तक इन चीज़ों पे बात करके खुश नहीं है और ये समस्याएं जो कि जो खड़ी हैं आज भी। जी सर, अगर हम एक क्षेत्र की बात करते हैं उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो इसी विषय में आपने अभी बताया कि कैमराज होने चाहिए, लेकिन कैमरे तो तब लगेंगे जब पहले आपके गांव की जो गलियां हैं वो साफ़ सुथरी हों, और उसके साथ साफ़ सुथरी की बात भी क्या करें, गलियां ही कच्ची होती हैं गाँव की, और उसके साथ साथ जो गाँव की एक मूलभूत सबसे मूलभूत सुविधा क्या होनी चाहिए, गांव के जो जोहड़ हैं, तालाब हैं जी, वो बहुत गंदे होते हैं आज के दिन, जबकि एक गांव जो होता है वो कृषि और पशुपालन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जी। तो पशुओं का पानी पीने का जो स्थान होता है, जोहड़ जिसको हम तालाब कहते हैं, तालाब का इतना गंदा होना किस ओर इशारा करता है? देखिए, कहीं ना कहीं जो एक प्रतिनिधि हमने चुन के बनाया है उसकी मन की इच्छा शक्ति, उसकी कमी दर्शाता ये आधा अधूरा विकास। जी। जो गंदे पानी की निकासी है वो गांव के झोड़ में कर रखी है, तालाब में कर रखी है। ये कहीं ना कहीं उस प्रतिनिधि की इच्छा शक्ति की कमी है। वो खुद किसी शहर में या कुओं पे या गांव से बाहर कहीं पे अच्छी हवेली में, बढ़िया कोठी में वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनको वोट देके और अपना प्रतिनिधि चुना, वो लोग आज भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं जो गंदे पानी की निकासी का सवाल है या तालाब का सवाल है, ये प्रतिनिधियों की कमज़ोरी और उनकी इच्छा शक्ति की कमी ये दर्शाता है। सर, आपने अभी कहा कि जो प्रतिनिधि बन जाता है जनता का, वो या तो बाहर रहने लगता है कहीं भी, या शहर में रहता है, या गांव में भी बाहर के क्षेत्र कुएं वगैरह पे अपनी जो रहने के लिए जगह हैं वो बना लेता है। लेकिन जब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा होता तो उसके पास हमने बहुत से 90% लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो सरपंच बनता है या किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधि बनता है तो उसके बाद में बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ उसके पास होता है, लेकिन गांव के पास कुछ नहीं होता है। हमारा मुद्दा तो यही है। देखिए अमित भाई, मेरा मानना है कि राजनीति जो है वो सेवा भाव का क्षेत्र है जी। और इसको आप, अगर आपके मन में जनता के प्रति, देश के प्रति सेवा करने का भाव है तो ही क्षेत्र में आए। जी। कमाने के लिए तो बहुत क्षेत्र है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई बिज़नेस कर सकते हैं अपना, जिस मर्जी लाइन में चल जाइए अगर आपको कमाई ही करनी है। लेकिन इस क्षेत्र में कमाई करने के उद्देश्य से आके आप इस क्षेत्र को भी क्यों ख़राब करते हैं? तो ये तो बहुत ही एक सिंपल सा सीधा सा सेवा भाव का क्षेत्र है। अगर आपको लोगों ने, जहाँ पर 100 लोग एक साथ नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को चुना, अगर उन 100 लोगों की जगह पे एक प्रतिनिधि जाके उनकी आवाज़ रख सके, उनकी बात कर सके, इसलिए आपको चुन के आगे लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं उस प्रतिनिधि की इच्छा शक्ति लगा लीजिए, या जिस मकसद से वो राजनीति में आया था उसने अपना मकसद पूरा करना, इसी वजह से वो कोठिया बंगले जो है इलेक्शन जीतने के बाद में आ जाते हैं। एक चीज़ और सर, अब जो आज के हम संपेक्ष की बात करें तो आज के दिन देखा जाता है या कहा जाता है, साफ तौर पे जो नेता हैं वो भी बोलते हैं या आम जनता है उसके मन में भी यही विचार होते हैं कि आज के दिन अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको पैसा चाहिए, लोगों को दारू पिलानी पड़ेगी, या फिर लोगों के लिए पर्सनल तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि आप सिर्फ पैसे से कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें कहाँ तक मायने रखती हैं? और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर नहीं? देखिए अमित भाई, अभी भी आप देखिए हमारे यहाँ पर माहौल इस तरह का नहीं है। दारू जो पीते हैं ज़रूरी नहीं वो कभी आपकी वोट देंगे। तो खर्चा तो आप किसी भी चीज़ में जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन वो कभी भी एक राजनीति का पैमाना नहीं हो सकता है। सतर गिरा है कुछ नेताओं की वजह से, सभी एक जैसे नहीं है, तो कुछ हैं चुनिंदा जिनकी वजह से कुछ सतर गिरा है, लेकिन उसमें भी अभी बहुत सारी कमी बेशियाँ हैं। लोग हैं वो अपने मज़े के लिए कुछ दिनों का उनको चाव होता है। एक आपने देखा कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव होते हैं भारत में,
वो एक उत्सव की तरह मनाए जाते हैं। जी। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, उसमें पक्ष होता है, विपक्ष होता है, विरोध होता है, अपना कैंडिडेट्स को जिताने के लिए लोगों में उत्साह होता है। तो उसमें किसी भी रूप में, और मैं आपको ऐसे भी दिखाता हूँ, हमारे साथ देख लीजिए, जब से हमने इलेक्शन कैंपेनिंग स्टार्ट करी है तो मेरे साथ में ऐसे लोग, ऐसे भाई साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, जिनको हमारे से निस्वार्थ भावना से हमारे से जुड़े हुए हैं। हमारे से आज तक उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं करवाया किसी भी रूप में। तो हम वो सारी चीज़ हम भी देख रहे हैं। तो इलेक्शन लड़ना, किस तरह से लड़ना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दारू बेचकर, दारू फ्री में बांटकर और जनता को एक गर्क में, एक नशे में डुबो के तब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या अपनी सामाजिक जो उद्देश्य है वो लोगों के सामने रख के फिर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, ना कि जनता के ऊपर। जनता को तो जैसा आप दिखाओगे वैसा देखेगी वो। सर, अब हम जिला पार्षदों की ही बात करते हैं। जब कोई प्रतिनिधि चुना जाता है उसके बाद बारी आती है जिला प्रमुख की, और उस समय पे जितने भी पार्षद बने होते हैं उसमें से मोस्टली जो पार्षद होते हैं वो बिक जाते हैं। उनको किसी ना किसी चीज़ पे ख़रीद लिया जाता है, चाहे वो पैसे के बल पे हो, चाहे और किसी लोभ लालच के बल पे हो, लेकिन वो सभी को ख़रीद लिया जाता है। तो क्या उनसे एक जनता उम्मीद करे कि वो आपके लिए काम करेंगे, या फिर क्योंकि उनको तो किनारे बैठा दिया जाता है, बाकी उसके बाद में उनके पास कुछ ऐसा रहता नहीं है, तो जनता उनसे क्या उम्मीद करे? देखिए अमित भाई, जो इंसान राजनीति में अपनी कमाई, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस क्षेत्र में आया है, उससे आप उम्मीद और कर भी क्या सकते हैं। तो मेरी तो जनता से यही आह्वान है कि ऐसे लोगों को साइड में रखें, उनको पहचानें, उनका असली चेहरा पहचानें और उनको अपने क्षेत्र से बाहर निकालें। अगर हमने जिनको अपना बहुमूल्य कीमती वोट देके एक प्रतिनिधित्व के तौर पे आगे भेजा था और वो बिक के किसी और के पाले में चला गया, या जनता को भूल के अपनी निजी महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने लग गया है, ऐसे लोगों को जनता को साइड में रखना चाहिए। कुछ ऐसे ही पार्षद जिनकी मैं बात करूं आपसे, 5 साल, या नेता की ही बात कर लेते, किसी भी नेता की, 5 साल वो काम नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट दौर पे आकर के जब उनको पता लगता है कि अब इलेक्शन नज़दीक हैं तो वो कुछ काम करके दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वोट बैंक बना रहे या बनता रहे, आगे भी बन जाए उनके लिए। तो क्या जनता भारत की इतनी कमज़ोर, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो है कि चीज़ों को वो भूल जाती है कि पीछे इसने क्या किया था, या एकदम से किस लिए ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं अमित भाई, ऐसा नहीं है। समय बदल गया है और आजकल की युवा पीढ़ी और हमारे जो जनता है बहुत ही जागरूक हो गई है, और ऐसे लोगों को अभी इलेक्शन जब भी होगा आपके सामने आएगा, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ऐसा इनको विरोध झेलना पड़ेगा। हर गांव में जा के जिन्होंने 5 साल इस एरिया का प्रतिनिधित्व करा है, इनको हर गांव में जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर हमने गलती होगी, हम इस क्षेत्र में आ गए। तो जनता बहुत समझदार हो गई है और जनता पूरा 5 साल का हिसाब जो है इनसे इलेक्शनों में ले लेगी। ऐसे ही जो पार्षद हैं वो पूरे 5 साल, आप अभी हम देख रहे हैं कि काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या होता है? गांव के अंदर कुछ भी नहीं होता क्या? पार्षद और गांव का जो सरपंच होता है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन में कमी होती है, या फिर इनका बीच की जो साठगांठ है वो नहीं बन पाती? कैसा क्या होता है? गांव वंचित का वंचित रहता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? हम हैं MDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को। भी उठाएं तो बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, और वार्ड नंबर 1 हमारा जो रेवाड़ी का है, इसमें तो पैसे कभी कमी नहीं रही है। लेकिन अब इसको कोऑर्डिनेशन की कमी लगा लीजिए या कुछ मिली भगत लगा लीजिए, ये तो असलियत तो वो लोग ही बता पाएंगे इसकी, भाई मिली भगत है या कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसकी वजह से सरकार के खजाने से जो पैसा निकला है वो जहाँ पर पहुँचना चाहिए था वहाँ पर ना पहुँच के कई लोगों की जेबों में जा रहा है। तो इसका जवाब तो जनता लेगी। एक पार्षद अगर कोई बनता है तो उसको इलाके के अंदर क्या क्या करना चाहिए? देखिए, पार्षद के तो इतने काम है अमित भाई कि जिनको गिनते गिनते और जनता सुबह से शाम हो जाए, इतना काम करवा सकता है एक पार्षद। मैं अपने वार्ड नंबर 1 की जनता से ही कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपके गांव में हर चौराहे पर स्ट्रीट लाइट हैं? क्या आपके गांव में
कैमरे की व्यवस्था है? क्या आपके गांव के सारे जो तालाब है, झोड़ हैं, वो क्या स्वच्छ पानी से भरे हुए हैं? क्या आपके गांव में कूड़ा उठाने की, गंदगी की प्रॉपर व्यवस्था है? क्या आपके गांव में जो बाहर से कोई भी रास्ता आता है उस पे सौंदर्यीकरण का काम हुआ है? क्या आपके गांव के जो गांव रोड हैं, इंटरकनेक्टेड जो गांव रोड हैं, क्या वो सारे के सारे पक्के हो लिए हैं? क्या आपके गांव की पूरी फिरनी वो पानी मुक्त, कचरा मुक्त है? क्या आपके गांव में सारे के सारे जितने भी घर हैं उनमें शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नल के द्वारा हो चुकी है? क्या जितनी भी हरिजन बस्तियां जो सरकार ने प्लॉट काट के जो उनको अलग बनाया था, क्या वहाँ पर पीने की पानी और लाइट की व्यवस्था हो चुकी है? क्या गांव की सारी गलियां और नालियां पक्की हो चुकी हैं? तो क्या आपके गांव में कोई लाइब्रेरी है बच्चों के लिए? क्या आपके गांव में बच्चों के दौड़ने के लिए कोई ट्रैक है? क्या इनमें से 18 के 18 जो पार्षद हैं, क्या किसी ने अहिर रेजिमेंट के लिए कभी आवाज़ उठाई? तो ऐसे बहुत सारे काम है, बहुत लिस्ट है। आप उठाओगे आपको पता लगेगा कि हाँ, जहाँ पर ये काम हुए हैं वो एक आदर्श पार्षद है, और जहाँ पर ये काम नहीं हुए तो वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से भागता हुआ आदमी है। सर, आपने इतने काम गिनवाए हैं अभी कि ये काम होने चाहिए, इनको शायद सोच करके जनता भी सोच रही होगी कि क्या ये भी काम होते हैं? क्यों? क्योंकि उनके इलाके में तो हो सकता है कि ऐसा कभी हुआ ही ना हो। अब हमने आसपास के जितने भी वार्ड देखे, उनके अंदर 5-5 साल जो पार्षदी कर चुके हैं या फिर एमएलए भी रह चुके हैं, तो उन्होंने भी शायद इस लेवल का सोचा नहीं, या गांव के अंदर कोई देख भी पाए कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हुई होंगी। तो वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? देखिए, इसका असली जवाब तो वो पैसा जा कहाँ रहा है वो तो जो जनप्रतिनिधि है वही दे पाएगा। अगर वो पैसा जा कहाँ रहा है, बाकी उनको जवाब जनता दे देगी इस इलेक्शन में। अगर वो पैसा कहाँ गया था, ये जवाब उनको जनता दे देगी। आपने अभी अहिर रेजिमेंट की बात की सर जी, तो क्या अहिर रेजिमेंट के लिए जितने भी वार्ड रेवाड़ी के क्षेत्र में पड़ते हैं या महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में पड़ते हैं, तो क्या इनको एक साथ आकर के इस आवाज़ को उठाना चाहिए? देखिए अमित भाई, रेवाड़ी ज़िले में 18 ज़िला परिषद सीटें हैं और महेंद्रगढ़ में शायद मेरे ख्याल से 21 या 27 हैं। तो अगर ये दोनों ज़िले भी एक साथ होते हैं, एक साथ उतरते हैं, और 18 के 18 ज़िला पार्षद और 27 ज़िला पार्षद महेंद्रगढ़, 20 ज़िला पार्षद महेंद्रगढ़ के, अगर वो एक साथ सारे के सारे सामूहिक इस्तीफ़ा देते हैं तो क्या सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा? क्या दोनों जिला प्रमुख, रेवाड़ी जिले के जिला प्रमुख और महेंद्रगढ़ के जिला प्रमुख अगर एक साथ सामूहिक इस्तीफ़ा देते हैं तो क्या सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा? लेकिन नहीं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, जनता की मांग, क्षेत्र की मांग को दरकिनार करके। तो अगर ऐसा कल को कुछ भी होता है, जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है और मुझे जिता के जिला पार्षद बना के आगे भेजती है, तो अहिर रेजिमेंट मेरे दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस क्षेत्र की आत्मा में बसता है वो मुद्दा। सर, अहिर रेजिमेंट की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए? इसके पीछे क्या कारण? अमित भाई, हमारे हर घर से आपके पास में इतने उदाहरण हैं हमारे यहाँ पर, चाहे वो मंदोला गांव हो, चाहे वो कोसली गांव हो, चाहे वो जुड्डी गांव हो, हमारे आसपास के एरिया में आपने अगर सर्वे करा हो कभी, तो लगभग हर 2-3 घरों में से एक फ़ौज में है। तो जब हम पूरे भारत की रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए हर घर से एक फ़ौजी दे रहे हैं, तो उस देश की सेवा में जब सब कुछ अपनी जान निछावर कर रहे हैं हम, तो हमारा हक है हमारी रेजिमेंट का। लेकिन आज तक राजनीति के चक्कर में वो रेजिमेंट हमें मिल नहीं पाई। हर जात की अपनी अपनी हर बिरादरी की अपनी अपनी एक रेजिमेंट है, चाहे वो राजपूताना रेजिमेंट हो, चाहे वो गुरखा रेजिमेंट हो, चाहे वो सिख रेजिमेंट हो। जिनकी आबादी हमसे कम भी है उनकी भी रेजिमेंट है, लेकिन जिनका प्रतिशत, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो बलिदान में लगा लो, रेजिंगला को कोई नहीं भूला आज तक रेजिंगला जो है उसका नाम जब आता है तो पूरे विश्व के 250 देशों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे करके, और मतलब इतनी छोटी सी एक सेना की टुकड़ी ने और पूरी की पूरी चीन की सेना को ध्वस्त कर दिया था।
सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इतने पराक्रमी हमारे यहाँ से सैनिक होते हैं, तो हम अपना हक मांग रहे हैं, जायज़ हक मांग रहे हैं, तो उसमें तो सबको हमारी बात सुननी चाहिए। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप ज़रूर इन चीज़ों को सोचें कि आपके इलाके के अंदर क्या होना चाहिए। जो इन्होंने सारी बातें बताई हैं वो आपको याद ज़रूर होंगी कि किस तरीके से गांव का सौंदर्यीकरण होता है और किस तरीके से आपके इलाके के अंदर, अगर सिर्फ गांव की बात कर ली जाए या वार्ड की बात कर ली जाए, तालाबों का जो स्वच्छता का जो कार्य है वो होना चाहिए, गांव का गलियों का जो सौंदर्यीकरण है वो होना चाहिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल स्टेडियम की, या कम से कम बच्चों के रनिंग ट्रैक की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। और इसी प्रकार के जो काफ़ी कार्य हैं वो हो जाने चाहिए, चाहे सीसीटीवी कैमरा की बात क्यों ना कर ली जाए। लेकिन क्या आपके इलाकों में ये सभी चीज़ें हो पाई हैं? एक चीज़ रह गई थी बीच में। हम देखते हैं कि जब भी गेहूं और सरसों की फसल वो अपने पूरे पकाई पे आती है, तो कहीं ना कहीं जो गाय या बछड़े जिनको आज संज्ञा दी जा रही है आवारा पशुओं की, तो वो समस्याएं हर गांव में हमें देखने को मिलती है। और जो ये यथाकथित नेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, ये एक गांव में से उठा के दूसरे गांव में छुड़वा देते हैं। तो एक गांव से उठाए वो वाले लोग खुश हो जाते हैं, फिर झूठा किसी का नाम लगा के दूसरे गांव में छुड़वा देते हैं। तो ये इसका भी, लेकिन आज तक कोई किसी भी रूप में समाधान, स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया है। तो इसकी तरफ भी देखना, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे किसान भाइयों जिनका आधा एकड़ ज़मीन है या 1 एकड़ ज़मीन है, अगर उसके खेत में से एक बार 20-25 गाय या बछड़े निकल गए तो उस भाई का तो खेत ही साफ हो जाता है, तो वो तो क्या अपनी आजीविका चलाएगा। तो इसके तरफ भी जो प्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आज तक इसका कोई स्थायी समाधान किसी गौशाला के तौर पे या किसी भी रूप में आज तक कोई कर नहीं पाया है। तो ये भी एक मुद्दा बनता है इनका। इतने काम ये सभी क्या आपके इलाके में हुए हैं, ये सोचने वाला विषय है। और क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं, ये आपको सोचना है। लेकिन आपके इलाके का जो विकास है वो ज़रूरी है, होना चाहिए। अब की बार जब कोई भी आपके घर पे वोट के लिए आता है तो आप ये सवाल ज़रूर करें, या तो आपके घर पे अगर पिछला पार्षद आता है तो उससे भी आप सवाल करें कि आपने अपने इलाके में क्या करवाया। और जो आने वाला भावी पार्षद अपने आप को दिखाते हैं, वो अगर आपके घर पे आते हैं तो उनसे भी सवाल बनता है कि आप क्या करवाएंगे। और उनका जो मैनिफेस्टो है वो आप संभाल के ज़रूर रख लेना, ताकि अगले चुनाव में आपके काम ज़रूर आए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।